कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग हौले हौले नन्हे कदमों से पहुंच चुके हम लोग। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट में कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जैक्ट फील्ड देखेंगे विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसा कि आपको अगर थोड़ा आइडिया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स का कारण वर्क डन जो होता है क्लोज पाथ में 0 होता है। दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन, और यहाँ से मैं कंजर्वेटिव फोर्स का फील नहीं आता है। अगर मैं आपको बोलूँ कोई फोर्स का नाम दो, बताओ फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, आपको क्लोज पाथ इस पर दिखेगा ही नहीं। जब तक आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। तो बेसिकली इस फर्स्ट लेक्चर में आपको एग्जैक्ट फील दिलाऊंगा विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आप फोर्स के नेचर देख के बताने लगोगे कि हाँ ये कंजर्वेटिव है, फोर्स ऐसा है, ओ इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला, बहुत मजा आने वाला है आपको विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जब हम समझेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। और सेकंड पार्ट क्या होगा, मैथमेटिक्स के हेल्प से, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के हेल्प से हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन। और लास्ट में सारे कैलकुलेशंस के बाद पोटेंशियल एनर्जी को ही कनेक्ट कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का स्पेशली जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 होगा, तो उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हम लोग पीएचडी करेंगे। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बातें बताऊंगा वर्क के बारे में, ठीक है। वर्क को हमने कैसे कैसे डिफाइन किया था जी, तो वर्क डन क्या होता है, F.S होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। चलिए बेसिक क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे मान लिए कोई मास m है और इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, स्लोली लेके जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, इसको स्लोली लेके जा रहा हूँ। तो स्लोली ले जाने का मतलब मैंने आपको बताया था कि नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स रहेगा उतना ही जितना कि डाउनवर्ड फोर्स रहेगा। ओके, तो इसमें डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है मेरा बाबू, mg लग रहा है। तो ऊपर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना, mg के बराबर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे मैं करके इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि हमने इसको h डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब पार्टिकल को यहाँ पहुँचाया, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ बताइए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ, तो ये हुआ फोर्स लगा mg ऊपर की तरफ ही, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ h। तो mg इंटू h cos 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। fs cos थीटा लिखेंगे ना, तो फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो एंगल क्या हुआ, 0 हुआ, तो mgh हो गया। बहुत बढ़िया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ जी, mgh हुआ। ओके, अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए कितना हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो ये तो नीचे की तरफ लग रहा है, वर्क डन बाय फोर्स, ये फोर्स ग्रेविटी वाला नीचे की तरफ लग रहा है Fg, और ऊपर की तरफ क्या हुआ जी, डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ और फोर्स नीचे लगा, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, -mgh होगा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आपको जस्ट मैंने बताया आपको कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी है नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। मतलब अगर हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अगेंस्ट वाला फोर्स भी उतना ही अमाउंट में वर्क कर रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। क्योंकि अगेंस्ट फोर्स, समझ रहे हो ना, किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने का मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली वो फोर्स आपको अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है जी, फोर्स अपोज कर रहा है। तो फोर्स अपोज कर रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट मैं इधर देना चाह रहा हूँ और वो फोर्स उधर लग रहा है, तो डेफिनेटली मैं जितना वर्क कर रहा हूँ पॉजिटिव में, उतना ही वर्क वो फोर्स कर रहा है नेगेटिव में, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम वर्क करते हैं, ठीक
ठीक है। तो मेरे कारण ही अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मेरा वर्क पॉजिटिव होगा, और कोई ऐसा फोर्स जो बाधा उत्पन्न कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट को, मतलब अपोज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, उस फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा ना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि mg क्या कर रहा है, इसके डिस्प्लेसमेंट को बाधा उत्पन्न कर रहा होने से, है ना, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण वर्क डन क्या आया, निगेटिव आया। तो आप ये ध्यान रखिए कि हम कभी भी वर्क करते हैं तो किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ये तो आपको जानना पड़ेगा। देखो कैसे हमें पता चला किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो वर्क करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है बताइए। तो वर्क करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है क्या, फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। मतलब कोई काम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। वर्क का हिंदी क्या होता है जी, काम, है ना। तो कोई काम करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई अपोज कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लो किसी के घर में चोर लोग चले गए, है ना, और पूरा एकदम मार धाड़ ये वो हो रहा है, एकदम सारा सामान निकाल रहा है, चोरी कर रहा है कि नहीं, सब कुछ निकाल रहा है एकदम। तो चोरों को मार धाड़ करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि घर वाले अपोज कर रहे हैं, भाई मेरा सामान लेके मत जाओ, है कि नहीं। चोरों को मारधाड़ करना पड़ रहा हो काम करने में, इसका मतलब घर वाले अपोज कर रहे हैं कि मत लेके जाओ तुम, ऐसे कैसे लेके जा सकते हो भाई, है ना। ऐसा करना है। दूसरा केस मान लो कि चोर गया और सामान वामान लेके जा रहा है आराम से, एकदम घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ ले जाओ, यहाँ एसी है, ये टीवी है ना, सब कुछ लेके जाओ, सारा मशीन सब लेके जाओ, जितने पैसे वैसे हैं सब लेके जाओ, सब पैक करता है। चोर लोग एकदम जाता है, बाहर जैसे निकलने को होता तब तक कोई बोलता अरे भाई सुनो, अरे यार सारा का सारा ऑर्नामेंट तुम छोड़ के जा रहे हो यार, ये अलग से रखा हुआ था, इसको तुम ऊपर वाले ले लिए तो इसको भी लेके जाओ। फिर जा रहा है लेके, अरे भाई सुनो, एक बॉक्स में अभी पैसे बाकी, उसको भी लेके जाओ। तो चोरों को तो मजा आएगा। बताओ फोर्स लगाना पड़ा क्या वो काम करने के लिए? नहीं। क्यों नहीं फोर्स लगाना पड़ रहा है इस बार? क्योंकि घर वाले अपोज ही नहीं कर रहे, घर वाले क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा वो सपोर्ट नहीं करते, वो न्यूट्रल रहते हैं, हाँ ठीक है ले जाओ यार, क्या करना है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो क्या करता है, आराम से लेके जाता, उसको फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। तो डेफिनेटली हमें फोर्स उस किसी काम के लिए तभी लगाना पड़ता है जब कोई अपोजिट में होता है, जब कोई अपोज कर रहा होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्क करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई अगेंस्ट में होगा। ओके, तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि हम जब भी वर्क करते हैं तो किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। इस केस में हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम किसी सरफेस से ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जाते हैं, ये सरफेस है, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हैं, तो हम कौन से फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं बताइए? तो हम कर रहे हैं किसके जी? फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। हर केस में आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम जब भी वर्क करते हैं तो किसी न किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। और दूसरा बात यहाँ पे क्लियर ये हुआ कि हम वर्क कर रहे हैं तो अपोजिट वाला मतलब अगेंस्ट फोर्स भी उतना ही वर्क कर रहा है विथ नेगेटिव साइन, ठीक है ना, विथ नेगेटिव साइन। हमने वो mgh वर्क किया तो इसने क्या किया जी, माइनस mgh वर्क किया, ठीक है ना। तो ये रहा वर्क का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के लिए वर्क का एनर्जी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है। ओके, तो एनर्जी मेथड ये कहता है कि अगर कोई एजेंट फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे और एजेंट की एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, एजेंट मतलब बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है, मैं ही लगा रहा हूँ, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ मान लो, और हमारी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होती है, तो हम कहेंगे कि वर्क इज़ डन बाय मी। मैंने वर्क किया। कब किया वर्क? हमने फोर्स लगाया और हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, तो हम कहेंगे वर्क हुआ। जस्ट लाइक हमने मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था वर्क का, कि फोर्स जब लगाता है कोई एजेंट, ठीक है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होता है, तो हम कहते हैं वर्क इज डन बाय द एजेंट। हमने बोला था कि अगर फोर्स लगता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करता है अलोंग विथ ऑब्जेक्ट, देन वी कैन से वर्क इज डन बाय द एजेंट। एनर्जी मेथड में क्या कह रहे हैं हम लोग? इफ फोर्स इज अप्लाइड बाय एनी एजेंट एंड एनर्जी ऑफ एजेंट ट्रांसफर टू द सिस्टम और ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन वी से वर्क इज डन बाय द एजेंट। मतलब फोकस किस पे किया जा रहा है मेरे बाबू? एनर्जी पे। अगर हमने फोर्स लगाया और एनर्जी ट्रांसफर हुआ, फोर्स लगाया एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तब हम कह रहे हैं कि वर्क हुआ। मैथमेटिकल कंसेप्ट में क्या था कि फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब हम कह रहे हैं क्या? वर्क हुआ, ठीक है ना। तो हमें एनर्जी कॉन्सेप्ट समझना है। हमने फोर्स लगाया, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तब हम कहेंगे क्या हुआ? वर्क हुआ। तो वर्क हो गया, चलो ठीक है, वर्क हो गया, हमें पता चल गया वर्क हुआ। तो कितना हुआ? कितना हुआ वर्क? तो इसका आंसर क्या है? तो जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, है ना, जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई उतना वर्क हुआ, ठीक है ना। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और हमने 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर दिया सिस्टम को, इतना मतलब इसका मतलब हमने कितना वर्क किया? 10 जूल का वर्क किया। एनर्जी वर्क, पता है वर्क का भी एनर्जी, वर्क का भी यूनिट क्या निकाला था हमने? जूल निकाला था। एनर्जी का भी जूल होता है, ठीक है ना।
वर्क एनर्जी, मैंने जितना एनर्जी ट्रांसफ़र किया उतने का काम हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने रिप्लेस किया है एनर्जी को पैसे से, है ना। जैसे हमें पता है कि विदाउट एनर्जी कुछ पॉसिबल नहीं है, विदाउट एनर्जी नथिंग इज पॉसिबल। इन द सेम वी कैन से विदाउट पैसा नथिंग इज पॉसिबल। अगर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है काम आपका, तो डेफिनेटली उसमें पैसा कुछ ना कुछ लग ही रहा है, बिना पैसे का कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है तभी कहा जा रहा है कि काम हो रहा है, ठीक है ना। जस्ट लाइक कि जैसे मान लो मैं वर्क करता हूँ कहीं पे, सुबह से शाम तक का वर्क कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक वर्क करता हूँ, 12 घंटे के भाई साहब काम करता हूँ, कठिन परिश्रम, ठीक है। और हमारा रेट है 1000 रुपये मिलते हैं सुबह से शाम का। हमें क्या मिलते हैं जी? 1000 रुपये मिलते हैं। मतलब मस्त एकदम सुबह से शाम तक काम किया और घर गया, घर वाले पूछे और भाई कितने मिले, सीना चढ़ा करके 1000 रुपये मिले। घर वाले खुश, वाह यार क्या बात है, 1000 रुपये लेके आए, बढ़िया। अगला दिन काम किया, आया घर, कितने मिले, 1000 रुपये मिले, अच्छा 1000 रुपये, बहुत अच्छे भाई। तीसरा दिन भी काम किया, घर आया इस बार, ठीक है ना, मुँह लटका के, ऐसे मुँह बना हुआ मेरा, ठीक है ना। घर वाले बोले कितने मिले, 200 रुपये मिले। घर वाले हैं 200 रुपये मिले, क्या बात कर रहा है, तुमने वर्क भी उतने का ही किया होगा, क्योंकि कंपनी तो तुम्हें दे रही थी 1000, आज 200 दिया, इसका तो तुमने काम भी 200 का ही किया होगा। अब टर्म को समझो, लोग सोच क्या रहे हैं, जितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है हमारे अकाउंट में उतने का ही कहा जा रहा है कि मैंने काम किया है। जब मेरे को 1000 रुपये ट्रांसफ़र हुए तो कहा गया क्या, 1000 का वर्क किया, फिर 1000 का ट्रांसफ़र हुआ तो 1000 का वर्क किया, 200 जब दिया तो लोग क्या कहा, 200 का काम किया है। अच्छा मान लो किसी दिन जाता दिन भर और आता घर, कितने मिले, कुछ नहीं मिला, इसका मतलब क्या, तुमने आज काम ही नहीं किया होगा, निकम्मा इंसान है ना, तुमने काम ही नहीं किया होगा इसलिए पैसे तुम्हें नहीं मिले, ठीक है ना। मतलब क्या कहा जा रहा है जी, इफ मनी इज ट्रांसफर्ड, इफ पैसा इज ट्रांसफर्ड देन वी कैन से वर्क इज डन, है ना। पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मनी ट्रांसफर हो रहा है तो पैसा वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो कितना वर्क हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर्ड, जितना अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर हुआ उतना वर्क हुआ। मनी क्या है, पैसा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, इफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंट देन वी कैन से वर्क इज डन, एंड अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड एनर्जी टू द सिस्टम इज व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने वर्क किया, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, और कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ वो क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। क्लियर हुआ सारी चीज़ें, जितना एनर्जी ट्रांसफर होगा वो क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाएगा। चलिए अब इधर वापस आते हैं। मैंने बोला कि हम किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, और जितना हम वर्क करते हैं अगेंस्ट वाला फोर्स भी उतना ही वर्क करता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ वर्क करता है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ मतलब पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अब देखो, अगर हमने वर्क कर दिया, एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब इसके अंदर एनर्जी आ गई, ठीक है ना। जस्ट लाइक अब ये सोचो कि आपने काम किया और आपको पैसे मिल गए, ठीक है ना। मान लो आपने काम किया 1 लाख रुपए का और मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे उस 1 लाख रुपए का, क्या कर सकते हो, सोचो क्या कर सकते हो। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, है ना। क्या करोगे बोलो, कंफ्यूज हो गए क्या करना है। मुझे पता है आप क्या करोगे, 2 ही काम कर सकते हो, मुझे पता है आपके बारे में, बस 2 ही काम कर सकते हो। अब सोचो आप क्या करोगे, बस या तो आप सेव कर लोगे पैसे को, या तो आप खर्च करोगे, बस यही तो हम 2 काम करोगे, है कि नहीं। या तो आप सेव करोगे या तो क्या करोगे, खर्च कर दोगे, ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं किसी सिस्टम में, तो जो सिस्टम होगा उस एनर्जी को या तो स्टोर कर लेगा या तो खर्च कर देगा, ठीक है ना। या तो स्टोर करेगा या तो खर्च कर लेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन पाएंगे और अब हम लोग डिफाइन कर देंगे कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया और इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, और एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुआ इस सिस्टम ने उस एनर्जी को स्टोर कर लिया, है ना, मतलब सेव करके रख लिया। मैंने फोर्स लगाया और मैंने इसको एनर्जी दिया, तो जो एनर्जी इसको मिली थी इसने क्या किया, स्टोर कर लिया, है ना, सेव कर लिया, ठीक है। तो अगेंस्ट वाला जो फोर्स है, मुझे पता है कि अगेंस्ट फोर्स तो ऑलवेज होगा ही, जब भी हम वर्क करेंगे तो अगेंस्ट फोर्स तो होगा ही। तो अगेंस्ट वाला जो फोर्स होगा ना, वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अरे क्या नॉन कंजर्वेटिव होगा। एनर्जी को क्या किया मैंने, जैसे ही इसको एनर्जी दिया तो उस एनर्जी को स्टोर कर लिया, मतलब क्या किया, कंजर्व कर लिया, रख लिया, है ना। तो
तो क्या अगेंस्ट वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा? नहीं, क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ये टर्म से समझना है, स्टोर करना, कंजर्व करना, ठीक है ना। तो क्या हुआ जी? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाया। मैंने ये नहीं बोला कि हमने जो फोर्स लगाया ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नहीं। मैंने बोला कि हम फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है और किसी फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब वर्क कर रहे हैं, तो अगेंस्ट वाला फोर्स विल बी कंजर्वेटिव फोर्स इफ ट्रांसफर्ड एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द सिस्टम। क्लियर? अगर हमने एनर्जी तो दिया, वो एनर्जी सिस्टम ने स्टोर कर लिया, तो अगेंस्ट वाला फोर्स क्या कहलाएगा मेरे बाबू? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। कब? जब स्टोर किया तो, ठीक है ना। और स्टोर नहीं किया तो अगेंस्ट वाला फोर्स क्या कहलाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो सिस्टम स्टोर किया कि नहीं किया, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वही हम लोग ये चीज़ जो है ना, कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको फोर्स का नेचर देख के आपको काबिल बना देगा कि फोर्स का नेचर देख के आप बता दोगे कि हाँ ये कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, या फिर सुना भी होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है? क्लोज पाथ में जीरो होता है। तो बस वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है और वहाँ से हमें फील नहीं आता, मैं भी आपको बताऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कंजर्वेटिव फोर्स को देखो, फील करो, ताकि हम लोग क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, ठीक है ना। इसलिए सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी स्टोर हुई है? अगर हमें पता चल गया कि एनर्जी स्टोर हुई है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा? अगेंस्ट वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैंने वर्क किया, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया, जैसे मान लो आप इसी को ऊपर लेके जाता हूँ, इसको ऊपर लेके गया, मान लो ये जो है ना 1 kg का है, ठीक है ना, स्लोली ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो नीचे में कितना लग रहा होगा मेरे बाबू? mg लगता है, मतलब कितना लगेगा? 10 न्यूटन लगेगा। मैंने भी 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाया और 1 मीटर इसमें क्या किया? डिस्प्लेसमेंट दिया। 1 मीटर क्या किया मेरे बाबू? डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है ना। तो हमने वर्क कितने का किया? 10 × 1, फोर्स लगाया मैंने 10 और डिस्प्लेसमेंट 1, तो हमने वर्क कितना किया? 10 जूल का किया, ठीक है। 10 जूल का वर्क किया मैंने, मतलब हमने एक्सटर्नल एजेंट ने 10 जूल का वर्क किया। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? -10 जूल का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर था और फोर्स नीचे था, तो ग्रेविटी ने वर्क किया था -10 जूल का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से मैं ऐसे ऊपर उठाया, यहाँ पे मैंने मतलब इस सिस्टम को 10 जूल एनर्जी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि 10 जूल का वर्क किया, इसका तो 10 जूल एनर्जी इस सिस्टम में आ चुकी है। अब इसको मैं छोड़ता हूँ, तो छोड़ूंगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। छोड़ूंगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। आई बात समझ ना? तो छोड़ूंगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा, है ना। अब देखो, ऊपर लाने के लिए तो मुझे फोर्स लगाना पड़ा, मुझे तो एनर्जी देना पड़ा, मुझे तो वर्क करना पड़ा। यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? फोर्स लगाना पड़ा। लेकिन देखो, यहाँ जब छोड़ता हूँ ना, तो अपने आप नीचे आता है। क्या इसको नीचे आने के लिए मुझे कुछ करना पड़ रहा है क्या? यहाँ से इसको नीचे आने के लिए मुझे कुछ करना पड़ रहा है क्या? नहीं। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया, बिना एनर्जी का, बिना पैसे का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से इधर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसको एनर्जी मिली है, तभी नीचे आ रहा है, नहीं तो ये नहीं आता। इसका मतलब एक ही सवाल बनता है यहाँ पे कि हमने जो एनर्जी दिया था ना, ये चालाक पार्टिकल था, है ना, ये चालाक था, ठीक है ना, क्लेवर था ये। हमने जो इसको दिया था, उस एनर्जी को इसने सेव कर लिया था, उस एनर्जी को इसने सेव कर लिया था, ठीक है ना। और जैसे ही छोड़ा ना, उस एनर्जी को इसने यूज़ कर लिया नीचे आने में। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाइट के कारण क्या बनती है? पोटेंशियल एनर्जी बनती है। और ये भी आपको पता होगा कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है ना। चाहे मरा हुआ इंसान हो, चाहे जिंदा इंसान हो, ठीक है ना, वो सबको पता होता है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना। इसको भी पता है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और इसको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी पता है कि स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब हमारी एनर्जी लो रहेगी, और एनर्जी लो तभी रहेगी जब हम सरफेस पे रहेंगे। ऊपर रहेंगे तो एनर्जी लो नहीं रहेगी, है ना। आप मरे हुए इंसान को भी छोड़ोगे ऊपर से तो नीचे ही आएगा, और जिंदा इंसान को भी छोड़ोगे तो नीचे ही आएगा। हालांकि वो नीचे आने के बाद तुरंत ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, है ना। लेकिन दोनों को पता है कि हमारी स्टेबिलिटी सरफेस पे बनेगी। आई बात समझने, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी? लो रहेगी, राइट। तो मैंने यहाँ से ऊपर से छोड़ दिया, यहाँ से ऊपर से छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये नीचे अपने आप आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने उस एनर्जी को स्टोर करके रखा था और नीचे आने में यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये बताना चाहा कि कैसे पता चलेगा एनर्जी स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप डिस्प्लेस करिए और छोड़ दीजिए, वापस आ जाता है, इसका मतलब उसने एनर्जी स्टोर कर लिया है,
वापस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी उसने स्टोर कर लिया था तभी वो वापस आ गया। ठीक है ना। तो किसी फोर्स को अगर आपको पता करना है कि कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, उसके अगेंस्ट वर्क करिए। ठीक है, और अगेंस्ट वर्क करने मतलब डिस्प्लेसमेंट दीजिए और वहाँ से आप छोड़ दीजिए। छोड़ने से अगर वो वापस आ जाता है जहाँ से आप लेके आए थे, इसका मतलब इस बार वो एनर्जी स्टोर किया था, तो अगेंस्ट वाला फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। जैसे मान लो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने का मतलब ये हुआ कि आप ऊपर की तरफ इसको उठा रहे हो। ठीक है ना, ऊपर की तरफ उठाया और छोड़ा तो फिर से ये नीचे आ गया, वापस आ गया वहीं पे। इसका मतलब ग्रेविटी क्या है जी, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है मेरा बाबू, कंजर्वेटिव फोर्स। आपके दिमाग में अब चल रहा होगा स्प्रिंग के बारे में, चल रहा है ना, हाँ मुझे पता है। स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमें जानना है कि वो कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो स्प्रिंग को खींचो, आप खींच दिया और छोड़ो, फिर क्या होगा, वहीं पे चला जाएगा। खींचो छोड़ दो, फिर क्या होगा, वहीं पे चला जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। खींचना क्या, आप प्रेस भी कर दो। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने मतलब आप कंप्रेस भी कर सकते हो, एलोंगेट भी कर सकते हो। आप प्रेस करो इसको और फिर छोड़ो, फिर से क्या होगा, वापस इधर ही आएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या आपको इसमें कोई क्लोज पाथ दिख रहा है क्या, कोई क्लोज पाथ का यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर एनर्जी कंजर्व होगी तो अगेंस्ट वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जैसे दो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको छोड़ दिया, क्या हो गया, चिपक गया। अब ये चिपक गया क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, अट्रैक्टिव है ना। अब इसको मैंने पकड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेक करना चाहता हूँ कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है ना, तो इसे चिपका हुआ है और इसको पकड़ा, खींचा, ऐसे खींचा हूँ, जैसे छोड़ूंगा क्या होगा, फिर से चिपक जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। मतलब जहाँ से लेके आया था वहीं पे चिपक गया। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। व्हाट अबाउट फोर्स ऑफ एनसी, फोर्स ऑफ एनसी क्या है जी, फुटबॉल तैर रहा है पानी में, फोर्स ऑफ एनसी कैसे लगता है, ऊपर की तरफ लगता है ना। फोर्स ऑफ एनसी कैसे लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या होता है, तैरता है। अब उसको पकड़िए, नीचे दबाइए, फोर्स ऑफ एनसी ऊपर लग रहा है तो हमने उसके अगेंस्ट वर्क किया, नीचे दबाया और छोड़ा तो क्या होगा, ऊपर ही आ गया। मतलब फोर्स ऑफ एनसी भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। आई बात समझ ना, मतलब हमें फोर्स का नेचर देखने से हमें पता चल रहा है कि क्या है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना। व्हाट अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है मेरे बाबू, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स के आप अगेंस्ट वर्क करिए और फिर देखिए वापस जाता है कि नहीं। ठीक है ना, तो मैं इधर की तरफ खींच रहा हूँ, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लेके आया, जैसे ही छोड़ा ऑब्जेक्ट, जैसे ही छोड़ा ऑब्जेक्ट यही आ गया वापस, है ना। अरे नहीं आया ना, नहीं आया, है ना। फोर्स इधर लगाया तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे छोड़ा वहीं रुक गया बेचारा, जहाँ पे छोड़ा वहीं पे रुक गया। कहने का मतलब ये है कि इसमें एनर्जी स्टोर नहीं हुआ, जो हमने एनर्जी दिया वो साथ ही साथ वो साइमल्टेनियसली उस एनर्जी को ख़त्म करते गया, खर्च हो गया, इसलिए वो वापस नहीं आया। और अच्छी बात है वापस नहीं आया, है ना। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप रामलाल चौराहे से श्यामलाल चौराहे आप गए गाड़ी से, है ना, और गाड़ी बंद की, इंजन बंद के तुरंत गाड़ी यहाँ आ गई, क्योंकि आप गाड़ी से जा रहे हो तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना, है कि नहीं। तो रामलाल चौराहे से श्यामलाल चौराहे आप गए गाड़ी लेके, और गाड़ी जैसे ही बंद की तुरंत गाड़ी यहाँ पे आ गई भाई साहब, फिर तो फ्रिक्शनल कंजर्वेटिव हो जाएगा, अपना प्राण भी निकल जाएगा, फिर तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे यार, है कि नहीं। तो कहने मतलब इसने, भगवान ने बनाया इसको कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी भगवान ने बनाया इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन को। जो भी भगवान ने बनाया एकदम सही तरीका बताया, है ना। फ्रिक्शन एनर्जी खर्च कर रहा तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। फ्रिक्शन एनर्जी अगर खर्च कर रहा है तो हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में आ रही है कि साला ये तो ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो स्टोर कर ले रहा है, स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो स्टोर कर ले रहा है, फोर्स ऑफ एनर्जी अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं स्टोर कर ले रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क स्टोर कर ले रहा है, वापस चला जा रहा है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे तो वापस नहीं जा रहा यार, स्टोर नहीं कर रहा। ये कौन सी बात होगी भाई साहब, ये कौन सा मतलब, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खर्चीला इंसान है ये, तो काफ़ी मतलब कंजर्व रहते हैं, सेव करके रखते हैं सब कुछ। ऐसा क्या है, ये क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं और ये क्यों खर्च कर दे रहा है, ये तो हमें पता चलना चाहिए ना। ये क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं और ये क्यों खर्च कर दे रहे हैं, ये हमें पता चलना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जाऊंगा, देखिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये सरफेस, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है ना। इसको मैं इधर की तरफ ले जा रहा हूँ, मैं फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूँगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, ठीक है। तो जब ऐसे लेके इसको जा रहा हूँ ना, ऐसे लेके,
बताओ आवाज़ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे लेके जाऊंगा तो आवाज़ हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एनर्जी इसको दिया थोड़ा सा आवाज़ में खर्च हुआ। अरे आवाज़ हो रहा तो बिना एनर्जी का आवाज़ कहाँ से पॉसिबल है? एनर्जी है तभी मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई भी दे रहा है, एनर्जी है तभी। विदाउट एनर्जी आवाज़ भी पॉसिबल ही है। मतलब हमारा कहना मतलब ये है कि मैं जब इसको लेके गया ना तो जो एनर्जी मैं दे रहा था उसमें से कुछ एनर्जी किस में चली गई? साउंड एनर्जी में खर्च हो गई। अच्छा, इसको जब लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये सरफेस जो है ना गर्म भी हो रहा होगा, हीट भी आ रहा होगा, है ना। मतलब जो हमने एनर्जी दिया वो एनर्जी थोड़ा सा साइमल्टेनियसली साथ ही साथ हीट में भी चली गई। तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हम एनर्जी जो दे रहे हैं इस केस में चला जा रहा है और उसमें खर्च होते जा रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो मैं अगर इसको उठाऊंगा तो क्या आवाज़ आया? नहीं आया। आवाज़ आया क्या? नहीं आया, ठीक है ना। क्या गर्म हुआ क्या सरफेस? सरफेस ही नहीं है, गर्म भी नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि ये इसमें खर्च होने का मौका ही नहीं है, लेकिन इसमें खर्च होने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे ना आवाज़ आ सकता है, ना सरफेस गर्म हो सकता है, ना हीट एनर्जी, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया इंसान है ये कि भाई मैं तो मेरे को मिल रहा पैसे तो मैं नहीं खर्च करूँगा, ऐसे बात नहीं है। मौका नहीं मिल रहा बेचारे को, मजबूर है ये भी, लेकिन ये मज़े में है। मैं तो साउंड में भी खर्च करूँगा, मैं तो लाइट में भी खर्च करूँगा, मैं तो हीट में भी खर्च करूँगा, है ना। जैसे लाइक कि मान लो मैंने आपको 1 लाख रुपये दिए थे ना, कब लौटाओगे? 1 लाख रुपये जो आपको दिए थे, ठीक है ना, और आपको दे के, चलो लौटाना मत, मैं आपको दे दिया, ठीक है ना। 1 लाख रुपए जो आपको दिए थे, आपको लेके आपको आइलैंड पे बैठा दिया। आइलैंड पे समझते हो ना, टापू पे, समुद्र के बीच में, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा ऐसे ज़मीन थोड़ा सा खाली पड़ा था, वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा था। मैंने आपको 1 लाख रुपये दे के खड़ा कर दिया। अब बोलो अब क्या करोगे? लाख रुपये का क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही मस्त इंसान हो कि भाई पैसे मैं सेव करके रखूँगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपको कुछ मौका ही नहीं मिलेगा खर्च करने के लिए। आप वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन वही 1 लाख रुपए आपको दिए और उठा के मैंने आपको मॉल में डाल दिया। जाओ, अब क्या करोगे? तुरंत भाई साहब 2 मिनट में उड़ा दोगे, है कि नहीं। एक बढ़िया सा फ़ोन ले लिए, है ना, एक बढ़िया सा और भी कुछ ले लिए, है कि नहीं। कुछ ना कुछ करेंगे, 2 मिनट में उड़ जाएंगे आपके लाख रुपए, है ना। कुछ ना कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ खरीद लोगे, लाख रुपए खत्म। तो कहने मतलब कि आपको मॉल में जब छोड़ा गया ना तो आपका रियलिटी बाहर आया, है ना, कि हम तो खर्चीले हैं लेकिन वहाँ पे आइलैंड में मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें मौका मिला है। तो वही है आपका मॉल क्या है जी, इसमें फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कहाँ पे बैठा हुआ है? मॉल में बैठा हुआ है। और ग्रेविटी कहाँ बैठा हुआ है? आइलैंड में बैठा हुआ है। ग्रेविटी को मौका ही नहीं मिल रहा है। आइलैंड में कौन कौन बैठे हुए? ग्रेविटी बैठा हुआ है, स्प्रिंग फोर्स बैठा हुआ है, फोर्स ऑफ बैलेंसी बैठा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैठा हुआ है, और ये कहाँ बैठा है? मॉल में। तो ऐसा नहीं कि इन लोग बहुत सीधे साधे और ये बहुत ही खराब है, नहीं। इसको मौका मिल रहा है, इसने अच्छा कर्म किया है ना, इसलिए ये मॉल में बैठा हुआ है। इन लोगों ने अच्छा कर्म नहीं किया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स का नेचर देख के हम बता सकते हैं कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। मैं आपको फिर से बता दूँ सारी चीज़ें कि हम वर्क करते हैं तो किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, अगेंस्ट वाला फोर्स भी उतना ही वर्क करता है विथ नेगेटिव साइन। हम कहते हैं कि जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो हम कहते हैं वर्क हो गया, और अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड एनर्जी क्या कहलाता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाता है। और एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो स्टोर कर लेगा या तो खर्च कर देगा। अगर वो स्टोर हो गया तो मैं बोलूँगा अगेंस्ट वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, अदरवाइज क्या बोलूँगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे स्टोर होगा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखिए एक टर्म आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जो स्टोर हो रहा है एनर्जी, जो स्टोर हो रहा है एनर्जी ना, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। पोटेंशियल का मतलब कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं वो कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो पोटेंशियल का मतलब क्या? हमारे अंदर की एनर्जी, हमारे अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा डेफिनेशन है, ये चीज़ों को आसान करने के लिए पढ़ाया जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी वही एनर्जी है जो सिस्टम में स्टोर हो जाती है। हमने वर्क किया और एनर्जी ट्रांसफ़र किया, ठीक है ना, और वो एनर्जी अगर स्टोर हो गया सिस्टम में, उसने सिस्टम ने स्टोर कर लिया, तो उस स्टोर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हमने बोला कि इफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द एजेंट एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द सिस्टम, द स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और चमक के आएगी कि ओ स्टोर हो रहा है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। तो स्टोर तो तभी होगा जब हम कैसा फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो क्या होगा? स्टोर होगा।
मतलब पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगा जब एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर तभी होगा जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स रिलेटेड हैं, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स रिलेटेड हैं। मतलब जब जब आपके दुनिया में, आपके जीवन में कंजर्वेटिव फोर्स आएगा तब तब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने बोला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या, हमने जितना एनर्जी ट्रांसफ़र किया, और हम बात करें कि हमने वर्क करा किसके, कौन सा फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया है। तो जितना एनर्जी हमने ट्रांसफ़र किया मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना। अगर वो स्टोर हो जाता है तो वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। कैपिटल क्या मैंने लिखा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। और क्या कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी था, ठीक है ना। तो ग्रेविटी तक मैं अब मुझे पता चल गया ग्रेविटी के लिए स्पेशली मैं क्यों लिखूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी होता है, ग्रेविटी भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है, फोर्स ऑफ बैलेंस भी हो सकता है। तो मैंने सिंपली लिख दिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मैंने आपको बोला था, एक एग्जाम्पल लिया था कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया 1 मीटर और नीचे की तरफ कितना लग रहा था, 10 न्यूटन लग रहा था, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो कितने का था मेरे बाबू, 1 kg का था। तो मैंने वर्क कितना किया था 10 जूल किया था, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी हुई थी, -10 जूल हुई थी। देखो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी को मैंने लिख दिया कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे होल्ड करेगा डेफिनेटली, ठीक है ना। और हमें पता है कि जितना हमने एनर्जी ट्रांसफ़र किया, अब सोचो यहाँ पे ये कहाँ पे चला गया, 1 मीटर की हाइट पे चला गया। तो जितना हाइट पे है इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, mgh, अगर आपको आइडिया है तो। नहीं आइडिया है तो कोई टेंशन नहीं है। हमने बोला कि जितना एक्सटर्नल वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। और एक्सटर्नल वर्क में हमें ये भी रिलेशन मिलेगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए हम लोग बोलते हैं कि डी डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब छोटा सा वर्क इज छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू सी, ठीक है ना। अब देखो क्या हम लोग इसको भी इंटरलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना किया, -10 किया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है, 10 है। तो इस वर्क डन बाय ग्रेविटी में एक और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, +10 आ गया, है ना। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में माइनस मल्टीप्लाई करने से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो हम रिलेशन ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि कोई नहीं बताता है दुनिया में, ठीक है ना। आपको यही सारी कहानी से आपको क्लियर होती है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि देखो एज यू नो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अरे एज यू नो क्यों भाई, क्या है, कैसे आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से लेके आते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं -DWC, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू छोटा सा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो चीज़ है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं भी नहीं बता सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स के हर चैप्टर में ये चीज़ जब भी कंजर्वेटिव फोर्स आएगा वहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। और ये चीज़ अगर आपको फील आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, फील नहीं आया तो थोड़ा फिर से आप रिवाइंड करिए और इस चीज़ को देखिए, तब जाकर आपको फील आ जाएगा कि कैसा है। मैंने बोला मैंने बोला कि हमने वर्क किया कितना, 1 मीटर ऊपर ले गया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 kg का ऑब्जेक्ट था, हमने वर्क किया कितना, 10 जूल। एक्सटर्नल वर्क हुआ 10 जूल, लेकिन ग्रेविटी ने वर्क कितना किया, -10 जूल वर्क किया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो जितना हमने वर्क किया था 10 जूल, तो पोटेंशियल 10, ग्रेविटी का वर्क कितना है, -10, उसमें माइनस मल्टीप्लाई किए, क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मेरी बात क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हमने आपको क्या बताया, एनर्जी स्टोर हुआ तो कंजर्वेटिव, नहीं हुआ तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ से हम लोग को कोई क्लोज पाथ और क्या बोलते हैं ओपन पाथ का कोई ज़रूरत नहीं है। हम फोर्स का नेचर देख के हम बता सकते हैं कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकली कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करेंगे और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। चलिए लिखिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सबसे पहले हम लोग को ये इक्वेशन जानना है, F.ds होता है वर्क डन, और अगर ds मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये लागू होता है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं
कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज जीरो। क्लोज पाथ में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। और क्लोज पाथ में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं होता है। हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। ओके, तो देखो यहाँ पे तो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डेफिनेटली वर्क डन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है ना, एक अजीब टाइप का फोर्स होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है ना, पाथ डिपेंडेंट होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है ना, पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे और प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अभी तक हमारे जीवन में हमने फ्रिक्शन भी देखा और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी फील किया, ग्रेविटी को भी फील किया। हालांकि कंजर्वेटिव फोर्स तो स्प्रिंग फोर्स भी होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, लेकिन अभी हम लोग इन्हीं दो फोर्सेस का एग्जांपल ले करेंगे ताकि हम लोग इस चीज़ को हम लोग अच्छे से फील कर पाए, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक क्लोज पाथ ले लेता हूँ और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन निकालूंगा, ठीक है। ये ए है, बी, सी, डी। ऐसा करता हूँ कि एक मास ले लेता हूँ मैं, ये छोटा सा मास है, ठीक है, और इसको ए से बी ले जाऊँगा, बी से सी लेके जाऊँगा, सी से डी, डी से ए। इसमें टोटल वर्क डन ऐड करूँगा, मतलब ए से ए लेके जाना है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ए पे लेके जाऊँगा। तो क्लोज पाथ में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो डेफिनेटली क्या आना चाहिए मेरे बाबू? जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। ये वर्टिकल प्लेन में मैंने ले लिया है, वर्टिकल प्लेन में मतलब जिस प्लेन में आपको दिख रहा है इसी प्लेन में ऐसे ही है, ठीक है ना। तो चलिए, ये साइड लेंथ आप मान लीजिए ए है, ओके, और ये वाला साइड लेंथ बी मान लीजिए। तो सिमिलरली ये भी साइड लेंथ ए हो गया और ये वाला साइड लेंथ बी हो गया, ठीक है। चलिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी लेके जाएंगे वर्क डन, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जाएंगे तो आप कैसा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, है ना। और ग्रेविटी कारण वर्क डन निकाल ले तो ग्रेविटी तो कैसे लग रहा है? नीचे 90 डिग्री। तो वर्क डन इन पाथ ए बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी क्या होगा? देखिए, हमने डिस्प्लेसमेंट दिया ऊपर में, ठीक है ना, लेकिन नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना? mg लगेगा, क्योंकि हमने मास क्या लिया? m लिया है। डिस्प्लेसमेंट में कितना दे रहा हूँ? b दे रहा हूँ। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? फोर्स लगा mg, डिस्प्लेसमेंट हुआ b, माइनस लगाएंगे क्योंकि 180 डिग्री है, ठीक है ना। ऊपर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नीचे। बहुत अच्छे। वर्क डन इन सी डी, अपना एम क्या है? ये इस पार्ट का वर्क डन, 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 सारे पार्ट का वर्क डन निकाल के ऐड करके फिर देखेंगे जीरो आता है कि नहीं, ठीक है। सी टी पाथ में क्या हो जाएगा मेरा बाबू? जीरो हो जाएगा, ऐसा ही, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। और डी टू ए देखिए, तो वर्क डन फ्रॉम डी टू ए पाथ क्या होगा? तो देखिए, डी टू ए लेके आ रहे हो तो आपने डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया और ग्रेविटी भी किधर लगा? नीचे ही लगा। डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, ग्रेविटी भी नीचे लगा। इसका मतलब एम जी इंटू बी होगा प्लस में, क्योंकि एंगल कितना है? जीरो है। अब टोटल वर्क डन निकालिए, तो टोटल वर्क डन, ये टोटल वर्क डन कितना आएगा? ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? जीरो माइनस एम जी बी प्लस जीरो प्लस एम जी बी, कितना आ गया मेरा बाबू? जीरो आ गया। प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है ना। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज ग्रेविटी, है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इस क्लोज पाथ में वर्क डन क्या आ गया? जीरो आ गया, ठीक है ना। आपने इस पाथ से लेके आया, ऐसे लेके आया। अगर ए पे ही लेके आते, मान लो हम ऐसे लेके आते, इधर से यहाँ लेके जाते, फिर ऐसे लेके आते, फिर ऐसे लेके आते, फिर ऐसे लेके, फिर यहाँ लेके आते, तो भी क्या आता? जीरो ही आता। आप कुछ भी कर लो, बस कैसे भी पाथ आप ऐसे, आप सर्कल में भी घुमा के यहाँ लेके आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। कैसे भी लेके आओगे, क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो ही आना है। तो मैं आपको ये सब डायग्राम क्यों बनाया? सर्कल में लेके आया, चाहे ऐसे लेके आया, चाहे इसमें लेके आया, जो अभी किया हमने, ठीक है ना। कहने मतलब किसी भी पाथ से लेके आओगे तो वर्क डन का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस किस पे डिपेंड करता है जी? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट यहीं पे है, फाइनल पॉइंट यहीं पे, इसलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। दिस इज व्हाट? पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। चलिए, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैं ऐसा करता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन लूँगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब कैसा होगा? ये मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड वाले प्लेन में, लेकिन एक ऐसा है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब ऐसे है। मैं कह सकता हूँ 3 डायमेंशनल ड्रॉ करके कि ये जो प्लेन होगा ऐसे होगा,
ऐसे लेके जाएंगे, मतलब इस पे ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसे कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है मास m का, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा जी, mg लगेगा। चलिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा मेरे बाबू, म्यू mg लगेगा। हमने फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या ले लिया, म्यू ले लिया। सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच के सरफेस का जो कोफिशिएंट है म्यू है, तो फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg, और पाथ यही है। चलिए, इसको स्क्वायर पाथ ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ए ओके, ए बी सी डी। तो हम वही काम करेंगे जो अभी किया हमने, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा मुझे। चलिए, वर्क डन ए बी पाथ में क्या होगा, देखिए आप लेके जा रहे हो इधर की तरफ और फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट, ठीक है ना। ऐसे जा रहा है पार्टिकल तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट में, डेफिनेटली हमेशा 180 डिग्री होगा डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल। तो क्या लिख दोगे, माइनस फोर्स लगा म्यू mg इंटू ए। दिस इज द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बी टू सी। आपको चमक क्या होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ऊपर लेके गए मतलब बी से सी लेके गए, ठीक है, और फ्रिक्शन किधर लगा, नीचे की तरफ लगा हमेशा, ठीक है ना। फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ और ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो इसमें भी क्या आएगा, माइनस म्यू mg डिस्प्लेसमेंट ए, ठीक है। वर्क डन इन सी डी पाथ क्या होगा, माइनस म्यू mg ए। वर्क डन इन डी ए पाथ क्या होगा, माइनस म्यू mg ए। आपको पता चल रहा है कि कभी भी वर्क डन इसमें पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी नहीं हो सकता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो तो टोटल वर्क डन अगर निकालते हो डब्ल्यू टोटल, तो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस 4 म्यू mg ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इसी क्लोज पाथ में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ, कितना आया, मैं लिख देता हूँ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल वर्क डन है ना, सॉरी वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना, माइनस 4 म्यू mg इंटू ए आया। ये वैल्यू है इसका, ठीक है ना। अच्छा, अगर सोचो मैंने इसका जो इस पाथ पे लेके गया ना, इस स्क्वायर का साइड लेंथ a था, अगर मैंने इसका साइड लेंथ बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ले गया, तो अब सोचो ये वाला लंबाई मान लो मैंने b कर दिया, ये भी b हो गया, ये भी b हो गया, ये भी b हो गया, तो इस बार हमारा वर्क डन टोटल कितना आता, माइनस 4 म्यू mg इंटू बी आता, ठीक है ना। मतलब वैल्यू क्या हो जाता, चेंज होता है ना, वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। अच्छा सोचो, इनिशियल पॉइंट तो यही था, फाइनल पॉइंट तो यही है, ठीक है ना। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट चेंज नहीं किया, बस मैंने इसी इनिशियल पॉइंट से उठा के इसी पे लेके आया हूँ, लेकिन पहले इस पाथ से लेके आया था, अब मैं इस पाथ से लेके आ रहा हूँ। तो अलग अलग पाथ से लेके आ रहे हैं तो अलग अलग वर्क डन आ रहा है ना। कहने का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अलग अलग पाथ में लेके आओगे तो अलग अलग वर्क डन होगा। अगर वही आप ए पॉइंट से ऐसे लेके आ जाते हो तो वर्क डन अलग होगा। छोटा सा पाथ में ऐसे लेके आओगे तो वर्क डन अलग होगा, इसमें वर्क कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। डेफिनेटली वर्क डन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा मेरा बाबू, तो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आप क्रिस्टल क्लियर रखिए अच्छे से। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कुछ फंक्शन लेके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको। मान लीजिए हमारे पास फोर्स है, ये फोर्स है, हमें वर्क डन देना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब 11 to 24 डिस्प्लेसमेंट। तो हमने एक यहाँ पे फोर्स ले लिया है और इस फोर्स के कारण वर्क डन निकालना फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को ले जाता है ये फोर्स लग के 1 to 2, 4 पे लेके जाता है, 1 to 1, 2 to 2, 4 लेके जाता है। तो इसमें हमें वर्क डन निकालना है। तो हमने आपको बताया है कि आप डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे बाबू, 2 - 1 आई कैप हो गया और 4 - 2 जे कैप हो जाएगा, 2 जे कैप हो जाएगा, है ना। तो फोर्स और डेल्टा इसका डॉट प्रोडक्ट वर्क डन क्या आएगा, देखिए तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस 3 × 2 कितना हुआ 6 हो गया, तो कितना हो गया 8 जूल हो गया। दिस इज़ द वर्क डन, ठीक है ना। इसमें हमें बस पॉइंट ए और बी से मतलब था, ठीक है ना। आपको ये बता दूं कि आप ए से बी तक कहीं भी लेके जाओगे, कैसे भी लेके जाओगे ना, तो सिंपल सा वर्क डन क्या आएगा 8 जूल ही आएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगेगा। आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, F(x(i)
इस बार नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, इस बार फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना, और वही वर्क डन निकालना है, ए से बी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार हमें पता है कि डी डब्ल्यू लिखना पड़ता है, और डी डब्ल्यू क्या होता है मेरा बाबू, एफ डॉट डी एस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, और यहाँ लिख देंगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, आपने डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, इस तरह से हम लोग डी एस लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे पहले, एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस वाई डी वाई इंटीग्रेशन, बाकी तो टर्म जीरो हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं लिया जेड, कोई टेंशन नहीं, हमें तो वर्कडन निकालना थोड़ी सीखना है, हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है, इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे x वेरी कर रहा है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इसमें x का लिमिट रखेंगे, इसमें y का लिमिट रखेंगे, इसमें x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो 1 to 2 तक, मैंने लिख दिया 1 2, y कहाँ से वेरी किया मेरा बाबू, 2 to 4, तो मैंने लिख दिया 2 4, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 2 to 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 4/2, मतलब 2 हो गया माइनस 1/2, प्लस ये हो गया 16/2, मतलब 8 हो गया माइनस 4/2, मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 3/2 और प्लस 6, 15/2 जूल आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी इज 15/2 जे कैप, ये हमारा वर्क डन आया इस फोर्स के कारण, ठीक है ना। चलिए एक तीसरा फोर्स लेते हैं, तीसरा फोर्स हम ले लेते हैं 2xy प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, और इसमें मैंने पॉइंट ले लिया 1,2 to 2,4, ए टू बी लेके जाना है, इसी फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है। यहाँ पे देखो वेरिएबल फोर्स है तो काम वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया, ऐसा करता हूँ थोड़ा सा ये स्टेप स्किप करते हैं, मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। मुझे पता है इसको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे के साथ, तो मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इज 2xy डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, दोनों में इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखो ये कुछ अजीब टाइप का है, इसको हम लोग, इसमें y आ गया ना, इसमें इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, और इसमें मैं लिख सकता हूँ 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है ना, ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। अब इस चीज़ को ना हम लोग बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं, मतलब ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है। कैसे परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में, जरा मैं इसको कर लूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म इसलिए है तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है ना, यहाँ पे देखो 2x है, और y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है dy, जस्ट छोटा सा ये फंक्शन, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया, हालांकि मैं जनरल बताऊंगा कैसे हम लोग चेक करते हैं कि परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है या फिर नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ। डी एक्स स्क्वायर वाई का मतलब क्या हुआ, देखो तो इस डी एक्स स्क्वायर वाई का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो, यही आ जाएगा, है ना। देखो तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के करोगे वाई को, तो क्या मिलेगा, डी वाई मिलेगा, तो क्या है एक्स स्क्वायर डी वाई, तो यहाँ पे आ गया, और फिर वाई को छोड़ के एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 2xy मिल जाएगा, 2xy और x करोगे तो dx मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो हम बोलेंगे दिस इज परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है तो मैं लिख दूंगा, इसका लिमिट रख दूंगा कहाँ से कहाँ तक, तो इसमें लिमिट रखते हैं हम लोग ऐसे 1,2 to 2,4। अब सीख लीजिए इसको कैसे रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, वैसे dx स्क्वायर y का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, x स्क्वायर y होगा। d यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे मान लो डी के है तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन के हो जाएगा। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर वाई है तो मैं बोल दूंगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई होगा, और ऐसे मैं लिमिट रख दूंगा, ठीक है ना, 1,2 to 2,4। चलिए इसके वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। कैसे रखेंगे, तो अपर लिमिट में x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 4 रखेंगे। तो x की जगह 2 रखूँगा तो क्या हो गया, 4 हो गया, और y की जगह 4 रखेंगे तो ये यहाँ पे तो 4 है, 4 × 4 क्या हो गया, 16 हो गया, माइनस अब 1,2 रखो इसमें, तो 1 स्क्वायर × 2, ठीक है ना,
मतलब कितना हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 14 जूल आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट वर्क डन बाय दिस 4, कितना आया 14 जूल आया, ठीक है ना, ऐसा ले लिया, ठीक है ना। चलो एक और फॉर्मेट ले लेते हैं आप, ये तो आसान है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया फोर्स इज 2y आई कैप लिया, ठीक है, और वही बात है 1,2 टू 2,4 ए से बी। अब देखिए फोर्स इक्वल्स टू, सॉरी वर्क डन हम लोग क्या लिख देंगे, DW आप कर दो, डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो क्या करेंगे जी, डॉट प्रोडक्ट वही DXi DYj DZ के, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा dx आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या 2y इंटू dx लिख सकता हूँ, ठीक है ना, और इसको इंटीग्रेट करूँगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, एक कंडीशन में कर सकते हैं, अगर हमें y का वैल्यू पता रहे x के टर्म में, है ना, y के वैल्यू पता रहे x के टर्म में, तब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, खूब आराम से कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या होना चाहिए पता, y पता होना चाहिए, ठीक है ना, और y x के टर्म में पता होने का मतलब ये हुआ कि कर्व इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ से हम लोग एक्चुअली क्या है, पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ पे जा रहे हैं ना, ठीक है, और मुझे पता चल गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दे दिया गया कि y इज वॉट एक्स स्क्वायर पता है अगर, ठीक है ना, तो y एक्स स्क्वायर पता है, तो ये कर्व बनेगा, ठीक है ना। अब ये कर्व बना तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाना है इस कर्व के रास्ते से, ठीक है ना। या फिर मान लो y इक्वल टू मैंने दे दिया x, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू mx वाला इक्वेशन हो गया। मतलब एक लाइन बनेगा, उस लाइन के थ्रू लेके जाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। मतलब ये बात कुल मिला के क्या कर रहा है, बोला कि y मैं दूंगा x का फंक्शन, ठीक है ना, तो कुछ कर्व बनेगा, और उसका मतलब ये हुआ कि उसी कर्व के होते हुए ए से बी पे जाना है। इनडायरेक्टली क्या कह रहा है आपको, एक पाथ दे रहा है कि पाथ उसी पाथ से जाना है, कहने मतलब कि ये y अलग अलग होगा, y का फंक्शन x में ये अलग अलग होगा, तो यहाँ पे फंक्शन अलग अलग होगा, तो इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, और वर्क डन क्या आएगा, अलग अलग आएगा, है कि नहीं, वर्क डन क्या आएगा जी आपका अलग अलग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्क डन है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो जब कोई भी वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब हमें पाथ जानना पड़ेगा। भाई हमें पता है कि अलग अलग पाथ से लेके जाएंगे तो वर्क डन क्या आएगा, अलग अलग आएगा, तो हमें तो पूछना पड़ेगा कौन सा पाथ पे लेके जाना है, हमें तो पूछना पड़ेगा ना कौन सा पाथ पे लेके जाना है, मतलब y इज़ रिक्वायर्ड, हमें y का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमारे को कंजर्वेटिव फोर्स कैसा कैसा मिला, एक तो कांस्टेंट फोर्स वहाँ इंटीग्रेशन कर दिए, एक यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिए, और यहाँ पे एक डिफरेंशियल फॉर्म आया। मुझे पता है कि इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अभी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो ऐसे ही फॉर्मेट मिलेगा तो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म होगा, वो भी क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आपको y चाहिए, अगर y अलग से दिया है तो डेफिनेटली वो क्या है, दिया है पाथ इक्वेशन दिया है, तब जाके हम लोग वर्क डन कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग निकाल ही नहीं सकते, y का जरूरत है यहाँ पे। ओके तो चलिए आप इसको लिखे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे फंक्शन रहेंगे तो हम पहचान पाएंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नहीं है। इसी के लिए प्रॉब्लम है, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे x के साथ सिर्फ x का ही फंक्शन था, y के साथ सिर्फ y का फंक्शन था, ठीक है ना, तो हम लोग कर दिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, x के साथ y भी आ गया और y के साथ x आ गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। तो दो चीज़ तो क्लियर है, अगर कॉन्स्टेंट फोर्स है तो कर देंगे इंटीग्रेशन, मतलब वो क्या कंजर्वेटिव फोर्स है। और दूसरा फोर्स क्या हो गया जी, अगर फोर्स में एक ये x कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, x का फंक्शन है, और y कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, y का फंक्शन है, तो हमारा x के साथ x ही आएगा, dy के साथ y ही आएगा, तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब क्या है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको इसके लिए आइडिया देता हूँ, ठीक है। आप इसको लिखिए, तो हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कैसे पहचानेंगे कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अगर वो टेस्ट पास करता है इसका मतलब कंजर्वेटिव है, वो टेस्ट पास नहीं करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव है, पाथ इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स में पहला क्या है जी, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जैसा कि हमने पहला इलस्ट्रेशन लिया था 2i + 3j वाला, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज फंक्शन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, मतलब x कंपोनेंट x का ही फंक्शन होगा, y कोऑर्डिनेट y का ही फंक्शन होगा, मतलब फोर्स x² i कैप प्लस 2y² / 3j, ऐसा कुछ रहेगा। देखो यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है, x का फंक्शन है, और y कंपोनेंट क्या है, y का ही फंक्शन है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। और थर्ड क्या है,
थर्ड ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख रहा है कि लैपलेस टेस्ट को अगर पास करता है तो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, अदरवाइज कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। यही इंपॉर्टेंट, यही से हमें पता चलेगा बड़ा बड़ा फंक्शन को कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है। जैसा कि आपको तीसरा एग्जांपल दिखाया था, उसका औकात यही पता चल जाएगा ना कि कंजर्वेटिव कैसे पता चल जाएगा हमें। परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म हमें यहीं से पता चलेगा, ठीक है ना। तो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म वो होगा कि नहीं होगा, अगर हो गया तो कंजर्वेटिव, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म तभी होगा जब लैपलेस टेस्ट को पास करेगा, ठीक है ना। देखिए लैपलेस टेस्ट क्या है, लैपलेस से आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, लैपलेस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। अगेंस जैसे मान लो मोहन जी किए रहते, ठीक है, तुम लोग क्या बोलते हैं, मोहन टेस्ट कहते हैं कि नहीं, खैर। तो देखिए लैपलेस टेस्ट क्या होता है, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, ठीक है ना। मतलब एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स का एक्स कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में, कीपिंग अदर क्वांटिटीज कांस्टेंट, ठीक है ना। मतलब जेड को क्या रखेंगे, सारी चीज़ें क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। बाकी क्या रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, ठीक है ना, डेल एक्स, ठीक है ना। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब कि एक्स वाई रहेगा सिर्फ तभी ना ऐसा होगा, लेकिन एक्स वाई जेड तीनों है अगर, ठीक है ना, फोर्स ऐसे दिया हुआ है अगर, ठीक है, तो इसमें 3 टेस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड का टेस्ट करना होगा, डेल एफ वाई ये तीनों अगर इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कि परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है, और परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। जैसे कि हमने थर्ड एग्जांपल ही लिया था, वो क्या लिया था, फोर्स लिया था मैंने ऐसा, क्या लिया था मेरे बाबू, 2x वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप लिया था, ठीक है ना। तो आप इसमें टेस्ट करिए, एफ एक्स बाई डेल एफ एक्स बाई डेल वाई करिए, ठीक है ना। तो पहले तो आप लिख दीजिए डेल 2x वाई बाई डेल वाई, इसके वैल्यू क्या होगा, हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी सारा टर्म क्या रहेगा, कांस्टेंट रखा है, x और z क्या रहेगा, पूरा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है ना, ये 2x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया 2x, और y का 1 हो जाएगा, ठीक है। डेल एफ वाई बाई क्या टेस्ट करना है, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, मतलब हमें क्या लिखना चाहिए बताइए, तो डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स लिखना है, ठीक है ना। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या आएगा, 2x आएगा। देखो ये डेल से घबराओ मत, आप सोच रहे हो कि ये मास्टर जो है ना ये डेल क्यों लिख रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे कुछ क्यों नहीं लिख रहा है, ये वाला टर्म देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो हमने एक पढ़ा है ना, डेल्टा पढ़ा है, और एक डी पढ़ा है, और एक डेल पढ़ा है ना। ये डेल्टा है, इससे छोटा होता है ये, और इससे और छोटा ये होता है, बहुत ही छोटा, ठीक है ना। मतलब ये जब डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं ना तो दोनों वेरिएबल होता है, एक्स भी वेरी करता है, वाई भी वेरी करता है, लेकिन ये वाला टर्म लिखते हैं जब इतना छोटा ले लेते हैं, इतना छोटा ले लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म वेरी करेगा, बाकी टर्म वेरी नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या लिया, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था तो वाई ही वेरिएबल लिया था, एक्स को क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो कि ये क्या लिख रहा है डेल, बस ये सोचो कि हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ पे y लिखा है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट। देखो x को डिफरेंशिएट करना y के रेस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे y को z के रेस्पेक्ट में, फिर z को y के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। x को z के रेस्पेक्ट में, z को x। देखो ए बी सी का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, देखो तो ए बी सी, और ये क्या है, ए सी है, वैसे आपको टर्म टेस्ट कराना है, ठीक है ना। चलिए एक और फंक्शन लेते हैं, आप पहले इसको लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक फोर्स ले लिया है, वही कुछ अजीब टाइप का फोर्स लिया, और इसका वर्क डन निकालना है, पॉइंट वही है 1,2 to 2,4 लेके जाना है। अब हमें पता नहीं है कि कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, लैपलेस टेस्ट, ठीक है ना। तो लैपलेस टेस्ट क्या कहता है मेरा बाबू, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, ठीक है। मतलब x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करिए y के रिस्पेक्ट में, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, ठीक है ना। और इसको करिए, मतलब इसको करना है x के रिस्पेक्ट में,
मतलब 2y क्या होगा मेरे बाबू, कांस्टेंट हो गया, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 6x² y आया, और यहाँ पे कितना है जी, 6x² y यहाँ भी आ गया। मतलब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। इसका मतलब ये वाला क्या है, ये वाला क्या है जी, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तब हम लोग वर्क डन इसके लिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग, DW डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करा दो, 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy, ठीक है। मैंने इसको इंटीग्रेशन करा, ठीक है। अब देखो ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है, और ये कितना हो जाएगा, तो dx³ y² कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो x³ इंटू y², x³ को छोड़ के y² को करो तो क्या आएगा, x³ इंटू 2y हो जाएगा, तो x³ इंटू 2y आ गया। यहाँ पे देखो x³ इंटू 2y, और y² को छोड़ के करोगे x³ को तो क्या आएगा, y² इंटू 3x² हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म होगा, तो डेफिनेटली परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, आप उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, बस सिंपल सी बात है। अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2 to 2, 4, ठीक है। तो आप लिख दो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही x³ y² हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1, 2, अब मोम आया है, आप कर सकते हो, है ना। चलिए वैल्यू रख देते हैं, x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे, तो x² का पावर 3 कितना हो गया, 8, और यहाँ पे y² मतलब कितना हो गया, 16, माइनस यहाँ 1 रखोगे तो 1, और 2 रखोगे तो 4, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या 128 हो गया, माइनस 4, तो कितना हो गया मेरे बाबू, 124 जूल हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स, इसके कारण ये वर्क डन आ गया, ठीक है ना। तो अभी तक हमने कैलकुलेट किया क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको पता है कि डेफिनेटली उसमें ये चीज़ बताया जाएगा कि कौन से पाथ के लेके जाना है, कौन सा पाथ के थ्रू लेके जाना है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जब वर्क डन निकालने के लिए आएगा ना, वो अच्छे एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। हम लोग जेईई एडवांस वगैरह के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी एग्जाम के लिए हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप नीट के लिए देख रहे हो तो आपका काम हो चुका है, इतना सीख लिए ये काफ़ी हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन, और डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन एक ले लेता हूँ, एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन, वहीं से अपना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको आप पहले। तो मैंने यहाँ जेईई एडवांस का क्वेश्चन ले लिया, 2013 का आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। और फिर मैं भी मैच कराता हूँ। देखो बोला है कि वर्क डन, भारी क्वेश्चन नहीं है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन का खासियत ये है कि जो भी पॉइंट्स दिए हुए, जो भी चीज़ें इसमें वर्ड्स दिए हुए, सारे के सारे अगर हम यूज़ करने के काबिल हैं तो हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बोला है कि द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम बाय अ फोर्स, दिस फोर्स, ये फोर्स दिया हुआ है। ये फोर्स कुछ अजीब तरह का लग रहा है, बहुत भारी भरकम फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक बात है इसमें, देखो बोला है कि तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट A,0 टू 0,A लेके गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो दे दिया, लेकिन उसके साथ रास्ता भी बताया, कैसे रास्ता ले गया है, अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस है, सर्कुलर पाथ के थ्रू लेके जाना है, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि ये फोर्स कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इसलिए क्या दिया है, ये पाथ दे दिया है ना, पाथ दे दिया, फिर पाथ इक्वेशन दे, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन देगा एक्स और वाई के बीच में, ताकि हम लोग उस वाई को एक्स के टर्म में लिख ले और हम लोग लिख पाएँ इंटीग्रल, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं जी, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिख पाएँ, ठीक है ना। तो देखिए बोला क्या है, ओरिजिन यहाँ पे है और इनिशियल पॉइंट जो है ना बाबू यहाँ पे है। इनिशियल पॉइंट कहाँ पे, A,0, और फाइनल पॉइंट कहाँ पे, 0,A। डेफिनेटली इसका रेडियस क्या है, A है, तो इसका सेंटर तो ओरिजिन पे है, ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके गया, तो हम इस सर्कल के इक्वेशन लिख सकते हैं कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ x² + y² इज व्हाट, A²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब ये सर्कल दिया, ये पाथ दे दिया या फिर सर्कल दे दिया, मतलब हमें एक्स और वाई में रिलेशन दे दिया। अब हम लोग अपना काम कर सकते हैं। देखिए आप लिख दीजिए, हम वर्क डन लिख सकते हैं, वर्क डन DW क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करा दो DS के साथ, DXi + DYj के साथ, तो K तो बाहर ही आप रख लो, आप लिख सकते हो K dx बाई √x² प्लस, सॉरी रूट नहीं है, x² + y² टू द पावर 3/2 प्लस
वाई डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये है। अब देखो मुझे पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा मेरे बाबू, ए स्क्वायर होगा। अब देखो आप यहाँ पे सिंपल रख दो ए स्क्वायर, अब यहाँ पे ए स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 है ना, ए स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो ये 2 कैंसिल होकर आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, है ना। तो ये ए क्यूब यहाँ भी है और ए क्यूब यहाँ भी है, तो ए क्यूब को बाहर ही कर लो, तो क्या आ गया, के बाई ए क्यूब आ गया। तो इंटीग्रेशन में बचेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है। तो के बाई ए क्यूब, अब आप ऐसा करो दोनों में इंटीग्रेशन लगा दो, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई, ये तो फिर वैसे ही आ गया। अब तो इसको इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है मेरा बाबू, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब a to 0, और y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, 0 to a, तो 0 to a कर देंगे, ठीक है। आप लिख दीजिए k बाई ए क्यूब, और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई क्या आएगा, 2 आएगा ना, a to 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, 0 to a, ठीक है। k बाई ए क्यूब, यहाँ पे आया 0 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे आएगा कितना, ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये तो k बाई ए क्यूब इंटू 0 हो गया, है ना, मतलब क्या आ गया, वर्क डन 0 आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाई दिस फोर्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो 0 होगा, तो अपना आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा बाबू, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। आपको बस पाथ इक्वेशन दिया रहेगा, वो पूरा पूरा इक्वेशन जो होगा ना आसान हो जाएगा, आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर पाओगे, उसको लिख पाओगे, ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ रहेगा, तो ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको फील आ गया होगा। पहला पार्ट का जो स्टोरी था कंप्लीट, वो क्या था, फील था, कॉन्सेप्चुअल था, कहानी थी एक, उस कहानी को कहानी जैसे याद रखिए, ठीक उसी तरह जैसे मुझे याद है। और सेकंड पार्ट क्या था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और कहानी को याद करने के लिए आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा, और देखने के साथ साथ अपने जो नोट्स बनाया होगा उसको बार बार देखना है। और ये लेक्चर अगर आपको हमेशा के लिए याद हो गया तो आगे आने वाले फिजिक्स में जब भी कंजर्वेटिव फोर्स आएगा आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो इस लेक्चर से अगर आपको कहीं भी डाउट है, कहीं भी क्वेरीज है, तो आप हमारे पेज को फॉलो करिए और हमसे मुलाकात करें, हम लोग बातचीत करेंगे इसके बारे में, और कहानियाँ शेयर करेंगे। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।